हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए जिस भी हमारे किसी स्टूडेंट को या किसी भाई को ऐसा लगता है कि मैं इसमें किसी इस्लाम की मैं इसमें इस्लाम या इस्लाम धर्म के रूप में इस्लाम की बुराई करूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए बहुत सम्मानजनक धर्म है। जितना मैं राम को मानता हूँ, जितना अपने हनुमान को मानता हूँ, मेरे लिए उतना ही अली हैं और इतना ही अल्लाह है। कोई समस्या नहीं है, मेरे लिए दोनों एक है। मैं उन दोनों के सामने हमेशा नतमस्तक होता हूँ। मेरे लिए धर्म एक मेरा पर्सनल मैटर है। मैं इसमें किसी की भी अपमान नहीं कर सकता और ना ही मेरी ये इच्छा है और ना ही मेरी आदत है। मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। हाँ, मेरा ये वीडियो टोटली पूरे तरीके से उन धर्म के रक्षकों के लिए है या उन धर्म के ठेकेदारों के विरोध में है जिन्होंने धर्म का इस्तेमाल अपनी जेबें भरने के लिए, पॉकेट्स भरने के लिए और आम जनता को बरगलाने के लिए किया। मेरा ये वीडियो अपने देश की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर दबाव बनाए रखने के लिए या अपने फॉरेन पॉलिसी, हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी पर धर्म के नाम पर दबाव बनाने वालों के खिलाफ है और उनकी सच्चाई बयान करने के लिए है, जो कि हमारे देश की जनता को अलग अलग मुद्दों पर बरगलाते हैं, भड़काते हैं और देश के विरोध में या देश के अगेंस्ट या सरकार के किसी कदम के समर्थन में या विरोध में खड़े होते हुए नज़र आते हैं, खड़े करते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों, यहाँ मेरे को जो इस्लाम के जो सो कॉल्ड रक्षक हैं, इस्लाम के जो सो कॉल्ड रक्षक हैं, सो कॉल्ड तथाकथित कहने का मतलब ये है कि वास्तव में इस्लाम की रक्षा करने की जगह केवल और केवल अपनी जेबें भरने के अलावा कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि इस्लाम धर्म की रक्षा करना अपने आप में किसी के बस की नहीं है। इस्लाम स्वयं दुनिया की रक्षा कर रहा है, तो इसमें तो कुछ कहना ही नहीं। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी ऐप डाउनलोड करें जितना ज़्यादा हो सके। उसके अंदर यूपीएससी और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट्स अवेलेबल है, उन टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। जितना आप सॉल्व कर सकते हैं कीजिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, वो लाइव क्लासेस का मटेरियल भी यहाँ पर, लाइव क्लासेस के कंटेंट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप आके हमारे बारे में इंफॉर्मेशन लेके हमसे जुड़ सकते हैं और यूपीएससी की तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं और कम से कम दामों में लगभग हर स्टूडेंट जो है वो इसकी तैयारी कर सकता है। दोस्तों, टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक है इस्लाम के जो रक्षक बने फिरते हैं या इस्लाम के नाम पर जो अपनी एक ऐसी दुनिया बसा चुके हैं जिसके अंदर सरकार भी हाथ लगाने से डरती है और बड़ी से बड़ी सरकारें जो हैं उनके सामने घुटनों के ऊपर बैठी हुई नज़र आती हैं। मेरा कटाक्ष, मेरा जो पूरा का पूरा जो आलोचना है वो उन लोगों के लिए है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं बायसनेस दिखा रखी है, एक तरीके से भेदभाव कर रखा है इस्लाम के अंदर मुसलमानों के बीच में ही। वो कैसे है उसे समझिए। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। दोस्तों, ये एक तस्वीर, जानी मानी तस्वीर है 9/11 की। अमेरिका के ऊपर हमला हुआ था, अलकायदा इसके लिए ज़िम्मेदार था और जिस तरीके से अलकायदा ने यहाँ पर हमला किया था उसके पीछे केवल एक कारण, ये सबसे बड़ा कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण ये बताया था कि अमेरिका जो है इस्लामिक दुनिया से भेदभाव कर रहा है या अत्याचार कर रहा है, उसका बदला लेने के लिए ये हमला किया गया। दूसरा, ये 9/11 का हमला, हाफिज़ सईद, मसूद अजहर, इसके मामले में जाने माने नाम है। डेविड कोल्डमैन हेडली जो है वो नाम है। अगर आप इनको देखेंगे तो इनका भी यही मानना था कि भारत जो है मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार कर रहा है, कश्मीर पर अत्याचार कर रहा है, इसलिए हमने मुंबई पर अटैक किया। इसके बाद अगर आप ये देखें तो शायद भारत के मुस्लिम्स को ज़्यादातर को ये तस्वीरें समझ में नहीं आई होंगी या तस्वीरें याद नहीं होंगी। मैं बता देता हूँ, 2015 के अंदर चार्ली हेब्दो, फ्रांस का एक न्यूज़पेपर था, उसके अंदर ये 5 जो पत्रकार थे ये मारे गए थे। पूरा का पूरा न्यूज़ मीडिया, पूरा का पूरा जो प्रेस थी इनकी, ये पूरा का पूरा प्रेस चैनल जो था ये मारा गया था और इनके जो पिलर्स थे उन्हें हटा दिया गया था। उसके पीछे एक रीज़न सबसे बड़ा ये था, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इस्लाम के जो रक्षक, सो कॉल्ड रक्षक है, तथाकथित रक्षक हैं, उनका आरोप ये था कि इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की तस्वीर बनाई थी। जो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट मोहम्मद की तस्वीर नहीं बनाई जानी चाहिए और हत्या करना जायज़ था नाजायज़ था, अपने अपने पक्ष हैं इस मामले में। लेकिन दोस्तों, यहाँ इनकी हत्या की गई इस्लाम के नाम पर, इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद के अपमान के नाम पर, ब्लास्फेमी के नाम पर।
ठीक है, एक बार को उसको जायज़ समझ लिया जाए। इसे याद रखिएगा, इनकी हत्या की गई है इसलिए क्योंकि इन्होंने इस्लाम का अपमान किया था, मुस्लिम दुनिया का या मुस्लिम्स का अपमान किया था। इसके बाद इसी तरीके से ये जो ट्रक है, बास्तिल डे किलिंग के अंदर, बास्तिल डे फ्रांस का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। उस दिन लोग सड़कों पर इकट्ठे हो गए थे, फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए सड़कों पर इकट्ठे हो गए। तो एक मुस्लिम युवक ने भीड़ भाड़ वाले बाज़ार के अंदर आकर पूरी की पूरी जो है भीड़ भाड़ वाले बाज़ार पर ट्रक चढ़ाया और 12 लोगों को मार डाला। इसी तरीके से आपने हाफिज़ सईद का नाम तो सुना होगा। इस जैसे कुत्ते को तो क्या कहा जा सकता है, जानवरों से भी बदतर ये लोग हैं। दूसरा ये आदमी है मसूद अजहर। अगर इनसे बात की जाए तो ये दोनों के दोनों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो आए दिन करते हैं भारतीय युवकों को बरगलाने के लिए, वो ये भारतीय युवकों को बरगलाने के लिए इस्लाम के नाम पर सबसे पहले इकट्ठा करते हैं कि दोस्तों इस्लाम के नाम पर भारत के अंदर जो सरकारें हैं वो मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार कर रही हैं, हिंदू जो हैं वो अत्याचार कर रहे हैं, आओ इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसमें इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी तरीके से अगर आप इसे देखें, दुनिया के अंदर इस्लाम का ठेकेदार बना हुआ है अल जवाहिरी है। और आज के दिन जिसे कहते हैं कि अल-कायदा जो है, आज के दिन भी तालिबान जो है उसका एक बहुत ही अल-कायदा और तालिबान जो भी है इसका एक बहुत महत्वपूर्ण जो है, अल-कायदा का बहुत महत्वपूर्ण स्पोक्स पर्सन है और आइडियोलॉग है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप देखते हैं यहाँ पर, ये बोको हराम का है, आप लोगों को पढ़ना भी नहीं आता होगा, ये जो भी लिखा हुआ है XYZ, ये बोको हराम की एक तस्वीर है जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि मिलिशिया जो है वो प्रॉपरली खड़ा हुआ है। यहाँ तक अगर आप लोग यहाँ देखते हैं, इस सिचुएशन को देखते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने कभी सुना हो सलमान रुश्दी के बारे में, जिसने एक बुक लिखी सैटेनिक वर्सेस, उस सलमान रुश्दी को लगभग पूरा इस्लामिक विश्व जो है वो क्रिटिसाइज़ करता है। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने देखा हो रोहिंग्या के मामले में के अंदर जामा मस्जिद से लेकर जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसके अंदर हर गली के अंदर शोर शराबा मचा हुआ होता था कि रोहिंग्या हमारे भाई हैं, उन्हें शरण दी जाए XYZ। इसी तरीके से अगर आप कश्मीर के नाम पर देखेंगे तो इस्लाम के नाम पर कश्मीर को इस्लाम से जोड़ के उसको उस मुद्दे को चेंज कर दिया जाता है। अगर आप दुनिया के किसी भी हागिया सोफिया या अल साफिया का अगर जिक्र करते हैं तो उसके अंदर भी इस्लाम की जीत के नाम पर बात की जाती है। तुर्की को देखते हैं तो वो दुनिया के अंदर इस्लाम की जीत के रूप में अपने आप को स्वीकार करता है। और जिस समय पर वो हागिया सोफिया के अंदर वो नमाज़ पढ़ते हैं, तुर्की के जो प्रधान राष्ट्रपति हैं उनका अगला जो डायलॉग होता है वो ये होता है, अगली मस्जिद अल-अक्सा, अगली मंजिल अल-अक्सा का मीन्स ये है कि अगला टारगेट जो जेरूशलम के अंदर अल-अक्सा है वहाँ जाके मैंने कब्जा करना है और वहाँ पर अपने फतह का झंडा लहराना है। इसी तरीके से अगर सऊदी अरेबिया को देखते हैं तो दुनिया के अंदर OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन बनाकर पूरी दुनिया के मुसलमानों के ठेकेदार बने फिरते हैं। इसी तरीके से ईरान को अगर आप देखेंगे तो वो अपने आप को ठेकेदार बना फिरता है। इसी तरीके से अगर आप इंडिया के मामले में भी देखेंगे तो इंडिया के मामले में भी अगर आप इसमें देखते हैं तो चाहे वो अयोध्या के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया हो, वर्डिक्ट आया हो, चाहे 370 मामला आया हो, चाहे CAA और NRC का मामला आया हो, हर जगह पर मुस्लिम वर्ल्ड जो है, बाहर के जो मुस्लिम देश हैं, बाहर के जो मुस्लिम नेता हैं, आए दिन भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करते हैं। आए दिन दुनिया के जितने भी मुस्लिम देश हैं वो भारत को नसीहत दे रहे होते हैं, मुस्लिमों के रक्षक बन के भारत जैसे देश के अंदर खड़े हुए होते हैं और दुनिया के अंदर एक ऐसा, और खासकर भारत के मुसलमानों के लिए एक ऐसा मैसेज दे रहे होते हैं कि दोस्तों तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, यहाँ हिंदू बहुल देश के अंदर तुम्हारे को समस्या नहीं आएगी। मेरा यहाँ पर इस्लाम वर्सेस हिंदुइज़्म या हिंदू वर्सेस मुस्लिम कहने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाहर के जो देश हैं इनका खोखलापन बता रहा हूँ क्योंकि अगले जो तस्वीरें हैं वो ऐसी तस्वीरें आपने भारत के अंदर जीवन में नहीं देखी होंगी। भारत की विदेश नीति को कमज़ोर करने के लिए ये सारी चालबाजियाँ जो भी की जाती हैं, CAA के मामले में, NRC के मामले में और क्या नाम है धारा 370 के मामले में, चाहे आप अयोध्या के वर्डिक्ट के मामले में देखें, तो इन सब के मामले में अगर आप देखें, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मिस्टर ओवैसी से लेकर इन जैसे नेताओं की बात भी की जाती है। मिस्टर ओवैसी का एक बयान मुझे याद है, जब हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो इज़राइल के दौरे पर गए थे तो ओवैसी का कहना ये था कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जो हैं जो इज़राइल के दौरे पर अगर गए हैं वो यदि फ़िलिस्तीन का दौरा भी कर आते तो हमारे भारत के मुसलमानों को कलेजे को ठंडक पहुँचती। इस जैसे दोगले इंसान को अगर कोई कहने वाला हो या ये बताए दोस्तों कि यहाँ एक इनके दोगलेपन को देखिएगा, जिस समय पर यही भारत के प्रधानमंत्री चीन के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, इनके ज़बान से उइगर मुस्लिम्स के नाम पर चूं की आवाज़ नहीं निकलती।
इनके ज़बान से चूं की आवाज़ नहीं निकलती, यही इनका दोगलापन स्पष्ट शब्दों में साफ नज़र आता है, क्योंकि ये राजनीति करते हैं। आगे आगे इसका रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ। अगर आप इससे जस्ट अगली आप यहाँ पर स्लाइड देखते हैं तो ये मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ ब्रिटेन, यहाँ ये बुर्का पहने हुए लड़की वास्तव में चीन के हाथ को दिखाया गया है, चीन के झंडे वाले के मुंह बंद कर रखा है। ये असलियत में मुस्लिम्स जो उइगुर मुस्लिम्स चीन के अंदर उनकी प्रताड़ना की जा रही है, ये फ़ोटो उसके लिए है। और मेरा ये ऑब्जेक्टिव भी कहीं ना कहीं इन नेताओं के, इन बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, इस्लाम के ठेकेदार जो आज के दिन बने फिरते हैं और लोगों को बरगलाते हैं, उनके खिलाफ है कि आवाज़ इनके खिलाफ भी उठाइए, क्योंकि यहाँ इनके साथ जो समस्याएं हैं आज मैं उनके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। यहाँ अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको साफ नज़र आएगा यहाँ पर जिस तरीके से उइगुर मुस्लिम्स को लगभग 80,000 उइगुर्स को किस तरीके से कहाँ भेजा जा रहा है, और पूरी की पूरी लगभग ये रिपोर्ट है जिस तरीके से इनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, इनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं या बातचीत मारपिटाई की जा रही है। आप इस पूरी की पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं और बाकायदा पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके की सीरीज़ मशहूर हैं। लेकिन अगर आप ये देखें, मुस्लिम स्कॉलर्स रिजेक्ट, कैन यू इमेजिन, चाइना जो है रमज़ान तक नहीं बनाने दे रहा है उइगुर्स को, रमज़ान बैन तक कर दिया गया। इसके ऊपर क्या चर्चा हुई, रमज़ान के महीने में रमज़ान बनाना भी बैन कर दिया गया। ये और कुछ नहीं, ऑन इस्लाम पूरे का पूरा एक टॉपिक है, ऑन इस्लाम स्टाफ, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा डिस्कशन है कि चाइना ने 25 जून को, जो पिछले साल की बात है, 25 जून को जो पिछले साल जो रमज़ान आया था, रमज़ान का सेलिब्रेशन करने से भी बैन कर दिया गया। इसी तरीके से अगर आप सऊदी अरेबिया को देखेंगे तो सऊदी अरेबिया के प्रिंस का भी दोगलापन आपको साफ नज़र आता है कि इंटरनमेंट कैंप्स फॉर उइगुर मुस्लिम्स, इसमें चाइना, ये जो सऊदी प्रिंस हैं जो आज के दिन इनके साथ बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, ये डिफेंड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो उइगुर मुस्लिम है ये इंटरनल मैटर है चाइना का, चीन का आंतरिक मामला है। और इसी तरीके से अगर आप दूसरी तरीके की फ़ोटो देखते हैं, यही सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने, यही सऊदी अरेबिया के प्रिंस सलमान ने 370 के मामले में सही या फिर CAA NRC के मामले में सही, जबकि NRC आया भी नहीं है, CAA के बहुत सारे प्रावधान सिर्फ नागरिकता का है, CAA NRC के मामले में ये भारत का आंतरिक मामला नहीं है, लेकिन उइगुर चाइना का आंतरिक मामला है। तो ये दोगलापन इनका साफ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप टर्की को देखेंगे, टर्की रिपोर्ट्स डिपोर्ट्स, कैन यू इमेजिन, तुर्की जो है तीसरे देश के थ्रू उइगुर को वापस चाइना भेज रहा है, उइगुर मुस्लिम्स को वापस चाइना भेज रहा है जो भागकर आए थे। और ये अर्दोगान का चाइना के साथ रिलेशन है, इसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। और ये जितना भी इनका दोगलापन है या जो भी सिस्टम्स हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन मैं अभी यहाँ पर करने वाला हूं। अभी यहाँ पर मैं इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ कि वास्तव में मामला है क्या, और उइगुर मुस्लिम्स के मामले में सारी की सारी दुनिया चुप क्यों बैठी हुई है, या जिसे बड़े शब्दों या कड़े शब्दों में कहें कि इस सारी दुनिया के जो इस्लामिक देश हैं इनको सांप क्यों सूंघ जाता है, इनकी मुंह बंद क्यों हो जाता है, इनका बोलती बंद क्यों हो जाती है। मैं इसके पीछे रीजंस का डिस्कशन करने वाला हूँ। अभी भी जिसको गालियाँ बकनी हैं वो जा सकता है, बक लीजिए, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। चाइना के अंदर ऐसा नहीं मिलता, ये पक्का है। आप मुझे उल्टा सीधा बोलना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं, आपका स्वागत है, क्योंकि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन अगर मेरे लॉजिकल पॉइंट्स के पीछे फैक्ट्स अगर आप दे सकते हैं तो वो दीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, मेरा इस्लाम का अत्याचार, इस्लाम का अपमान करने का किसी तरीके का कोई भी विचार नहीं है। अगर किसी को लगता है कि इस्लाम का अत्याचार है तो अभी मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। इसमें इस्लाम दूर दूर तक नहीं है, आपका धर्म, मेरा धर्म दूर दूर तक नहीं है। यहाँ मैं इन राजनीति करने वाले ठेकेदार जितने भी हैं, चाहे वो हथियार के द्वारा राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो ज़बान के द्वारा राजनीति कर रहे हैं, ध्रुवीकरण के द्वारा राजनीति कर रहे हैं, मेरी इच्छा केवल और केवल इस तरीके के लोगों का की पोल खोलना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, टॉपिक के ऊपर आते हैं। और भी अगर आप दूसरी फॉर्म्स को देखेंगे तो आपको काफ़ी सारा समझ में आ जाएगा।
तो दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक पे आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बताना चाहूँगा कि इस्लामिक वर्ल्ड असलियत में कितना बड़ा है या बड़े बड़े देश कितने हैं। लगभग 51 कंट्रीज़ हैं जो इस्लामिक हैं इस पूरी दुनिया के अंदर। इस 51 कंट्रीज़ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ सबसे बड़े कंट्रीज़ में सऊदी अरेबिया, ईरान, टर्की, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सारे के सारे जो हैं ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। इसी तरीके से अगर आप ये वाला पूरा रीजन देखेंगे तो यहाँ पर भी मेजॉरिटी जो है ये मुस्लिम कंट्रीज़ की आपको नज़र आएगी, जिसमें इजिप्ट अपने आप में बड़ा है, काफ़ी ताकतवर देश है। टर्की अपने आप में ताकतवर, सूडान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, लीबिया, यमन, ओमान, ये सारे के सारे, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान, ये सारे के सारे, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान, ये जो है ताजिकिस्तान, ये सारे के सारे जो हैं ये इस्लामिक कंट्रीज़ और काफ़ी बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। ऐसे के अंदर ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ ये देखिए कि इतने सारे देश होते हुए भी यहाँ ये शिनजियांग प्रांत इस तरीके से मौजूद है। ये पूरा ही आप एरिया लगा लीजिए, ये शिनजियांग प्रांत यहाँ पर मौजूद है और यहाँ लगभग 10 लाख लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में, जेल में रखा जा रहा है और सारे के सारे मुस्लिम्स हैं जिन्हें रखा जा रहा है। और ये जो कम्युनिटी है ये उइगुर हैं और ये जो उइगुर हैं ये टर्की के ज़्यादा करीब हैं कंपैरेटिवली चाइना के। इनका कल्चर तुर्की से ज़्यादा मिलता है चाइना के कंपैरिजन में। सारे मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम इज़ अ मुस्लिम ब्रदरहुड से लेकर कुछ भी आप कहें ये सारा मुस्लिम। पड़ोसी देशों के अंदर कज़ाक, उज़्बेक, किर्गिज़, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान, ये सारे मुस्लिम देश हैं। पाकिस्तान बड़ा मुस्लिम देश है, अफ़गानिस्तान बड़ा मुस्लिम देश है। इतने सारे पड़ोसी मुस्लिम देश होते हुए भी इन उइगुर मुस्लिम्स के बारे में अगर सुना जाए तो इनके कुरान रखने पर बैन है, इनको दाढ़ी रखने पर बैन है, इनको कुर्ता है उसके ऊंचा पजामा पहनने पर बैन है, बुर्का पहनने पर बैन है, मस्जिदों के अंदर अरबी में कुछ भी लिखने पर बैन है। समझे, यहाँ तक कि चाइना ने अपनी कुरान लिखवा दी है, अपनी पूरी के पूरे कुरान का डिस्क्रिप्शन है और यहाँ तक पूछा जा रहा है कि क्या आप अल्लाह को मानते हैं। अगर कोई गलती से कह दे हाँ तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, 20-20 साल तक जेल में डाला जाता है। उनको बुर्का नहीं पहनने दिया जा रहा। मैंने आपको खबर दिखाई, उन्हें रमज़ान नहीं बनाने दिया जा रहा, उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया जा रहा जो कि इस्लाम से संबंधित है, इस्लाम की प्रैक्टिसेस से संबंधित है। नमाज तक पढ़ने के लिए बैन किया हुआ है और यहाँ तक समझाया जा रहा है अल्लाह कुछ नहीं होता। और उससे ज़्यादा ख़ास बात ये है, हमारे जितने भी दोस्त मेरी इस भाषा को समझ रहे हैं या इसे सुन रहे हैं, गुस्सा ना करें लेकिन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करें और कोशिश करें अपने इन जो धर्म के ठेकेदार हैं इनसे पूछे जाएं, क्योंकि धार्मिक धर्मांधता जो है वो पूरी दुनिया में फैल रही है। और जो बच्चे मेरे से ये सवाल या जो मेरे इस पे कमेंट करने जा रहे हैं कि आप राम मंदिर के मुद्दे पे भी कुछ बोलिए, तो अगली वीडियो मेरी उसी पर आने वाली है, चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी मैं इस मुद्दे पर बोल रहा हूं तो मेरा कंसंट्रेशन इस पे यही है कि यहाँ पर इन सब चीज़ों को जब देखा गया तो कहाँ गए इतने बड़े बड़े या इतने ताकतवर या जरा सी बात के ऊपर भारत जैसे देश के मामले में जरा सी बात के ऊपर भारत पर गिद्धों की तरह टूट पड़ने वाले, हमारे देश के अंदर गिद्धों की तरह टूट पड़ने वाले ये जो बाहर के देश हैं, बाहर के मुल्क हैं, उइगुर के मामले में शांत क्यों है। कश्मीर के मामले में भारत को नसीहत देने वाले उइगुर के मामले में चुप क्यों हैं। फ़िलिस्तीन के मामले में भारत का सपोर्ट, भारत के नेता फ़िलिस्तीन के मामले में बोलने वाले वही भारत के नेता उइगुर मुस्लिम्स के मामले में चुप क्यों हैं। ये सीधा सवाल तो ओवैसी जैसे नेताओं से है।
जिसको लगता है कि कलेजे को ठंडक तब पहुंचती जब प्रधानमंत्री फ़िलिस्तीन चले जाते। बाद में गए फ़िलिस्तीन, तब शायद कलेजे को ठंडक पहुंच गई होगी। यहाँ आप इतना समझ लीजिए, मैं इस टॉपिक को इसलिए बना रहा हूँ ताकि भारत की विदेश नीति को किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर्स कमज़ोर करते हैं और दुनिया की विदेश नीति कैसे धर्म से बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होती, और हमारे आम आदमी जो हैं वो किस तरीके से धर्म के चश्मे से विदेश नीति को देखने की कोशिश करते हैं, मैं उस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके अलावा मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। मुझे अपने देश की विदेश कमज़ोर होती विदेश नीति और विदेश नीति की कमज़ोरियाँ और उसके पीछे के कारण और बाहर इन देशों के दोगलेपन से सबसे ज़्यादा नफरत है। और इन दोगले देशों के सपोर्टर्स जो इंडिया में कुछ बैठे हुए हैं, जो आम जनता को बरगलाकर भड़का देते हैं, धर्म के नाम पर उस आम जनता को समझाना है। और सवाल उन दोगले नेताओं के पीछे है जो कि धर्म के नाम पर मतलब मुस्लिम उम्मा की बात करके हमारे भोले भाले नौजवानों को भड़काते हैं, लेकिन उइगर मुस्लिम्स के नाम पर हर जगह वो शांत बैठे हुए नज़र आते हैं। इस चीज़ के सवालों के जवाब आप अपने नेताओं से पूछिए, क्योंकि इससे हमारे भारत की विदेश नीति कमज़ोर होती है। ये जो मिडल ईस्ट फैक्टर आपके देश के अंदर गले का जंजाल बना हुआ है, उसको उतार के फेंकना इस समय पर ज़रूरी है। कुछ गलतियां हमारी सरकार भले ही कर रही है, लेकिन ये हमारे देश के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, विदेश नीति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, विदेश नीति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। मेरा इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है। तो यहाँ अगर आप समझते हैं, सोच कर देखिए, 6-7 देश, 7 बड़े देश, 7 बड़े और अच्छे खासे देश, जिसमें पाकिस्तान तो अपने आप में एक न्यूक्लियर नेशन है, वो न्यूक्लियर नेशन कंट्री उइगर मुस्लिम्स के नाम पर चुप है। इनके इतने बड़े बड़े इस्लामिक और इतने बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, हाफिज़ सईद, मुल्ला उमर से लेकर और मसूद अजहर से लेकर और मूसा से लेकर सारे के सारे चुप हैं, कुछ नहीं बोलते। अल जवाहिरी से लेकर तालिबान पूरे का पूरा चुप है। उसी अल जवाहिरी और तालिबान को अगर आप देखेंगे तो अगला वो जिहाद के नाम पर कश्मीर के अंदर जिहाद करने के लिए एवर रेडी हैं, लेकिन जैसे ही उइगर का नाम आ जाता है इनको सांप सूंघ जाता है। एक बयान नहीं आता इन लोगों का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अयोध्या मामले के अंदर इनके पास पूरे के पूरे सीरीज़ है बोलने के लिए, पूरे के पूरे लिस्ट होती है बोलने के लिए। CAA NRC के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज़ होती है बोलने के लिए, लिस्ट होती है बोलने के लिए, लेकिन अगर इनसे कोई पूछा जाए इमरान खान का उइगर मुस्लिम्स के ऊपर तो कहते मुझे तो पता ही नहीं। ये दोगलापन नहीं है तो क्या है भाई? मुस्लिम भाई भाई हैं तो पूरी दुनिया के मुस्लिम्स भाई भाई हैं ना। उन 10 लाख उइगर मुस्लिम्स का क्या जो कंसंट्रेशन कैंप्स में हैं, उन करोड़ों मुस्लिम्स का क्या जो कि पूरी दुनिया के अंदर परेशान हैं, मारे फिर रही हैं, घर को ढूंढते फिर रही हैं। और उससे ज़्यादा बड़ी बात, जब रोहिंग्या के ऊपर बोलने वाले जो लोग हैं उनसे पूछा जाए, तुर्की जैसे लोग जो भारत की क्रिटिसिज्म रोहिंग्या मामले में करते हैं, जब वो उइगर्स को तीसरे ताजिकिस्तान के थ्रू वापस चाइना भेज रहे हैं, तब का क्या? और ये मैंने आपको प्रूफ दिखा दिए। तो दोगलापन, पहली बात सवाल यहां से उठता है कि व्हाई दीज कंट्रीज आर नॉट एबल टू रेज एनी वॉइस अगेंस्ट चाइना। पहली बात कि ये जो टर्की है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट है, ये जो मेजर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये सारे के सारे वाई दे आर नॉट रेजिंग देयर वॉइस, वाई दे आर नॉट रेजिंग देयर वॉइस, ये अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? रेजिंग देयर वॉइस क्यों नहीं उठा रहे अगेंस्ट चाइना? इसके पीछे आप यहाँ रीज़न देखिए। क्या यहाँ पर इस्लाम से बड़ा चाइना हो गया, या इनके लिए इस्लाम का जो इस्लाम की रक्षा है वो भूल गए चाइना के सामने? रीज़न समझिए, 3 चीज़ें चाइना के फेवर में खड़ी हुई हैं। 3 चीज़ें चाइना के फेवर में खड़ी हुई हैं, और इन 3 चीज़ों के चलते चाइना ने पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को अपने फेवर में किया हुआ है।
इससे पहले जितना भी इस्लामिक वर्ल्ड है उसके बारे में एक चीज़ समझ लीजिएगा, दुनिया के 94% कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो इस्लाम या इस्लामिक कंट्रीज़ के आपस में हैं। चाहे वो ईरान सऊदी अरेबिया से लड़ रहा हो, चाहे इराक के अंदर शिया सुन्नी हो, चाहे सीरिया में शिया सुन्नी हो, चाहे टर्की के अंदर कुर्दों के ऊपर हमले हुए, चाहे कुछ भी हुए, दुनिया के 94% कॉन्फ्लिक्ट्स इस्लामिक कंट्रीज़ के आपस में है। और सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्टर जो हैं, आर्म्स इंपोर्ट करने वाले जो कंट्रीज़ हैं वो भी ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर तो खुद ही सऊदी अरेबिया है और बाकी सारे कंट्रीज़ भी। और मज़े की बात ये, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं सारे के सारे हथियार बेचे जाते हैं उनके लिए। ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं ये सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर हैं। इन कंट्रीज़ के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि ये आपस में एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते। इसका बेस्ट एग्जांपल टर्की वर्सेस सऊदी अरेबिया है, इसका बेस्ट एग्जांपल सऊदी अरेबिया वर्सेस मलेशिया है, इसका बेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान वर्सेस ईरान है, और ये सब हैं। और चाइना इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और दूसरी सबसे बड़ी सिचुएशन ये कि इन सभी इस्लामिक कंट्रीज़ के पास टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई ख़ास टेक्नोलॉजी नहीं है। और यही एक रीज़न है कि ये लोग डिपेंडेंट रहते हैं किसके ऊपर? एक तो ऑयल के ऊपर। ऑयल एक्सपोर्ट, सबसे बड़ी इनकी जो डिपेंडेंसी है वो ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर है और यही इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। जैसे जैसे अमेरिका या रशियन कंट्रीज़ ज़्यादा ऑयल निकालना शुरू कर देती हैं, इन लोगों की जो ऑयल इकोनॉमी है वो कोलैप्स करने लग जाती है। इसलिए इन्हें कॉन्टीन्यूसली एक ऐसा परमानेंट फ्रेंड चाहिए या एक ऐसा परमानेंट कस्टमर चाहिए जो इनका ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल खरीद सके ज़्यादातर। दूसरी तरफ अगर इंडोनेशिया को देखा जाए तो ये ऑयल एक्सपोर्ट भले ही ना कर रहा हो, लेकिन इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि चाइना की आंखों में आंखें डाल के बात करे। यही समस्या मलेशिया के साथ भी है। इसके बारे में अभी एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन इसको और तरीके से यदि देखेंगे आप तो एक तो ऑयल एक्सपोर्ट, तो चाइना ने यहीं पर दो चीज़ें, और बाकी अगर पाकिस्तान जैसी कंट्री को देखें तो गरीब है, ईरान जैसी कंट्री को देखें गरीब है, अफ़गानिस्तान को देखोगे तो गरीब है, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये तो इतने गरीब हैं कि इनकी इकोनॉमी जो है 50% कर्जे पे चलती है। टर्की जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहा है। ऐसी सिचुएशन में ये सारे के सारे जितने भी मेजॉरिटी इस्लामिक कंट्रीज़ थे, पहले वो डिपेंडेंट ऑन चाइना, अमेरिका थे, डिपेंडेंट ऑन अमेरिका थे। अब जैसे ही ये कंट्रीज़ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे, यही कारण है कि दोगलापन इनका वहाँ पर भी नज़र आता था कि ये सारे बाहर की कंट्रीज़ का कि अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे। यही अमेरिका इनके सद्दाम हुसैन को मार रहा होता था, ईरान को मार रहा होता था, कुवैत के ऊपर कब्जा करके बैठा होता था, सीरिया के बशर अल असद को मार रहा होता था, उसके बाद लीबिया के अंदर गद्दाफ़ी को मार रहा होता था, कहीं पर भी किसी को, अफ़गानिस्तान में करोड़ों लाखों मुसलमानों को मार रहा होता था। इनमें से एक भी कंट्री नहीं बोलता था। यहाँ तक कि यही एर्दोगान एर्दोगान जो आज के दिन अपने आप को ऑटोमन एम्पायर वगैरह का एक सिंबल बनाने की कोशिश कर रहा है, यही एर्दोगान अमेरिका को सपोर्ट करता था, हथियारों से, स्पेस से, हर चीज़ से। यहाँ तक कि ये अपनी सेनाएं भी भेजते थे अफ़गानिस्तान में हमला करने के लिए, मुसलमान को भेजा जाता था मुसलमान को मारने के लिए। यही समस्या थी, ये अपने पैरों पर कभी नहीं खड़े हो पाते थे। और सऊदी अरेबिया अपने हथियार सारे के सारे अमेरिका से ख़रीदता है और उन्हीं हथियारों से यमन के अंदर मुस्लिम्स को दबा के मारता है। उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल इराक के अंदर किया जाता है, उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल लीबिया में किया जाता है, सूडान के अंदर किया जाता है, साउथ और नॉर्थ सूडान को किया जाएगा, चाड में किया जाएगा, नाइजीरिया में किया जाएगा, नाइजर में किया जाएगा, बोको हराम को किया जाएगा। हर जगह पर इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, वहाबिज़म से लेकर किसी भी नाम पर। अब जब 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, 2008, और इस 2008 के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया, तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर अमेरिका और उसके जितने भी देश हैं,
अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो कमज़ोर होने लग गई और अमेरिका पूरी दुनिया को पैसा बांटने और पूरी दुनिया को प्रोटेक्शन देने की जगह सेल्फ सेंट्रिक होना शुरू हो गया। जब अमेरिका सेल्फ सेंट्रिक होना शुरू हुआ तो इन सब के हालत ख़राब होने शुरू हो गई। इन सबको थोड़ा डर लगने लग गया कि इनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है। यही रीज़न है 2011 के बाद अगर आप देखेंगे पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे कोलैप्स करती जा रही है। इनकी हालत ख़राब है और ये इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का एक सपना देखे बैठे हुए हैं। वो वही टाइम था कि 2013 में शी जिनपिंग आते हैं और चाइना जो है वो कहीं ना कहीं माउंटेन्स ऑफ डॉलर्स या फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर बैठा हुआ था, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड बन चुका था। मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड बन चुका था और क्योंकि ये पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था, पूरी दुनिया इसके ऊपर डिपेंडेंट थी, पैसे की कोई समस्या नहीं थी, इसलिए सबसे पहले इसने एक प्रोजेक्ट बनाया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कुछ नहीं किया गया। सबसे पहला इस्तेमाल इसने इकोनॉमिक डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की दुनिया के लगभग हर उस गरीब देश पर जो कि इम्पॉर्टेंट था इसकी डेवलपमेंट के लिए। और इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डेट यानी कर्जा दिया गया, इन्वेस्टमेंट यानी कि बहुत ज़्यादा निवेश किया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट ज़बरदस्त लेवल पर की गई और इससे भी ज़्यादा कि डोनेशन की फॉर्म में या हेल्प की फॉर्म में बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है, इसके अंदर चाइना लगभग $5 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर चुका है या फिर खर्च कर चुका है। अंदाज़ा लगाकर देखिए, $5 ट्रिलियन अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इतना ज़्यादा अमाउंट इन देशों को दे चुका है। इसी में अगर आप एग्जाम्पल सुनने की शुरुआत करेंगे तो आपको पता लगेगा पाकिस्तान के ऊपर $62 बिलियन का कर्जा है। अफ़गानिस्तान अभी थोड़ा सा अछूता है, लेकिन ताजिकिस्तान को अगर आप देखेंगे तो $8 बिलियन का कर्जा है। इसी तरीके से कज़ाकिस्तान को देखेंगे तो इसके पास भी $10 बिलियन के आसपास का या $20 बिलियन के आसपास का कर्जा है। ऐसे ही बिलियन ऑफ डॉलर पूरी इकोनॉमी, जितने भी ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इनकी पूरी इकोनॉमी जितनी भी है उसका 35 से लेकर 50% चाइना के कर्जे में है। ईरान को अगर आप देखेंगे तो ईरान का ऑयल सप्लाई के मामले में सबसे बड़ा खरीदार चाइना है। सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा खरीदार ऑयल का चाइना है। इराक, सीरिया अभी डिस्टर्ब्ड हैं, लेकिन टर्की के अंदर जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो चाइना से आ रहा है। सोचकर देखिए, चाइना ने पैसे के मामले में इन सब की इकोनॉमी को इस तरीके से बांध दिया है। चाइना ने इन सारे के सारे, इजिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना का है। तो इन देशों को इस मामले में, खासकर पैसे के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में इतना ज़्यादा बांध दिया है कि ये देश चाह कर भी किसी भी तरीके से चाइना के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा सकते। क्यों? या तो इन देशों के ऊपर डेट यानी कर्जा है, या फिर इन देशों के अंदर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, या फिर इन देशों में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन कि इनको डोनेशन किसी ना किसी फॉर्म में, जैसे पाकिस्तान, अभी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से, अभी रिसेंट खबर है, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से 6 महीने के अंदर $1 बिलियन वापस करने के लिए कहा। अब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से मांगा, पाकिस्तान ने चाइना से मांगा, यानी पाकिस्तान का जो कर्जा है वो चाइना ने उतार दिया। नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान और ज़्यादा चाइना के चंगुल में फंस गया। नतीजा आप समझ सकते हैं। ईरान जो है वो चाइना के चंगुल में है, क्योंकि ईरान को पूरी दुनिया ने बायकॉट कर रखा है। सऊदी अरेबिया का तेल खरीद रहा है तो सऊदी अरेबिया वैसे ना बोल पाए। और सबसे बड़ी बात, सऊदी अरेबिया के साथ साथ, अच्छा, दूसरी चाइना की सबसे बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस। टर्की के किसी भी देश के अंदर इकोनॉमी को पैसे की ज़रूरत होती थी, चीन ने फ़ौरन उसको पैसे की मदद पहुँचाई। इससे चाइना का फ़ायदा क्या? एक सामने वाला देश अगर कर्ज में दबेगा तो अमेरिका की जगह चाइना का पक्ष लेगा, और ऐसा ही हो रहा है। दूसरा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस।
ये डिप्लोमेसी जो है यहाँ पर भी चाइना ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया। सबसे पहले सऊदी अरेबिया के अंदर एक सऊदी अरेबिया के एक पत्रकार होते थे जमाल खशोगी। सऊदी अरेबिया ने, वो तुर्की के अंदर थे, सऊदी अरेबिया के राज परिवार की बहुत ज़्यादा बुराई करते थे। जमाल खशोगी को सऊदी अरेबिया ने तुर्की के अंदर मरवाया। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड उस पत्रकार की मौत के लिए सऊदी अरेबिया के जब पीछे पड़ा तो चाइना कहता है कि ये तो सऊदी अरेबिया का इंटरनल मैटर है। डिप्लोमेसी देखिए कि ये सऊदी अरेबिया का इंटरनल मैटर है। जब ये कहा गया कि ये सऊदी अरेबिया का इंटरनल मैटर है तो सऊदी अरेबिया एक तरीके से डिप्लोमेसी के दबाव में आ गया और उइगर मुस्लिम्स के मामले में एग्जैक्टली यही जवाब सऊदी अरेबिया ने भी दुनिया के मंच पर कहा। और यहाँ तक कि मैंने प्रिंस सलमान का वो बयान भी पढ़ाया जिसके अंदर वो साफ कह रहे हैं कि उइगर मुस्लिम्स का मामला चाइना का आंतरिक मामला है और चाइना उसके जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो अलगाववादी हैं, उनको दबाने में स्वतंत्र है। यानी भारत के मामले में सऊदी अरेबिया को लगता है कि वो इस्लाम पर हमला है, इस्लाम पर अत्याचार है, लेकिन जब वही मामला सऊदी अरेबिया के नाम पर और चाइना के नाम पर आता है तो वो उसका आंतरिक मामला है। तो इसे दोगलापन कहते हैं। इस्लाम की रक्षा का ढोंग, इस्लाम धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ शुद्ध रूप से राजनीति है। इस्लाम के नाम का ढोंग, इस्लाम की राजनीति के नाम का ढोंग और दोगलापन। करोड़ों मुसलमानों को चाइना के भरोसे छोड़ दिया गया कि आप उसे मारें, काटें, कुछ भी करें, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और जैसे ही ये मामला भारत के नाम पे आता है, भारत के मुस्लिम्स को भड़काकर या किसी भी तरीके से एन के प्रकारेण अगर आप करते हैं तो भारत की सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाता है। यहाँ भारत सरकार की अपनी भी कमज़ोरी है। इसी तरीके से तुर्की के मामले में मैंने आपको बताया कि तुर्की के इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ जब तुर्की को कहीं और सिचुएशंस में अमेरिका के सामने या रशिया के सामने खड़ा होना पड़ा, चाइना ने उसकी खुलकर मदद करी। पाकिस्तान तो चाइना का कर्जदार है ही है। सिर्फ एक देश मलेशिया ऐसा है, मलेशिया के भी पुराने वाले जो प्रधानमंत्री जो अब हटाए जा चुके हैं, जिनका नाम है महातिर मोहम्मद, वो खुलकर चीन की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन इंडोनेशिया ने भी उनकी आलोचना का कभी जिक्र नहीं किया। जब भी इंडोनेशिया से उइगर मुस्लिम्स के मामले में पूछा गया तो इंडोनेशिया हमेशा कहता है कि मैं और चाइना से चुपचाप बात कर लेता हूँ, दुनिया में किसी को बताऊँगा नहीं मैंने क्या बात की। व्हाट द हेल इज़ दिस यार। बाकियों से भी चुपचाप बात कर लिया करो, बाकियों के मामले में उछलना ज़रूरी है। वो आप चुपचाप बात इसलिए कर लेते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है। आपके सीज़ के अंदर आके, आपके समंदर के अंदर आके, वाटर्स में आकर आपकी नाव को डुबो के चला जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते। चाइना आकर आपकी नाव को डुबो कर चला जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते। ये सामने वाले की बदमाशी कहें, साउथ चाइना सी में उसका डोमिनेंस कहें और आपका डर कहें कि आप उसके सामने आवाज़ उठाने से कतरा रहे हैं। ये सबसे बड़ी वो बात है। चाइना की पावर इसके अंदर, इसके सामने धर्म छोटा हो गया। चाइना का पावर, चाइना का पैसा और चाइना की जो दबदबा है, डिप्लोमेसी है, वो ज़्यादा ताकतवर हो गई। धर्म पीछे छूट गया, धर्म पीछे छूट गया। और चीन की तीसरी सबसे बड़ी चाल ये कि किसी भी तरीके से कोई भी फोटोग्राफ, ना के बराबर फोटोग्राफ बाहर आती हैं उइगर मुस्लिम्स से जुड़ी हुई। उइगर मुस्लिम्स से जुड़ी हुई जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स हैं, ना के बराबर फ़ोटोग्राफ्स बाहर आती हैं। कोई फ़ोटोग्राफ बाहर ही नहीं आती, दुनिया के लोगों को पता ही नहीं लगता। जब दुनिया के लोगों को पता ही नहीं लगेगा, जब दुनिया के लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि मामला क्या है, ठीक है, तो दुनिया के लोग रिएक्ट ही नहीं करेंगे। और चाइना इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। वो दुनिया में छोटे छोटे, कभी भी चाइना को देख लीजिएगा, चाइना कभी भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रशिया या जो भी बड़े देश हैं, इंडिया, इनके पत्रकारों को कभी भी शिंजियान घूमने के लिए बुलाता ही नहीं है। वो किसको बुलाएगा? वो पाकिस्तान के 2-4 पत्रकारों को ले जाएगा, तुर्की के 2-4 पत्रकारों को ले जाएगा और छोटे छोटे जो भी उसके पिछलग्गू टाइप के देश हैं उनके पत्रकारों को ले जाकर एक छोटे छोटे बढ़िया ऐसे स्कूल्स दिखाएगा जिसके अंदर लोग जो हैं, बड़ी बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। और ये कहा जाता है कि इनको जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले तो चाइना मानता भी नहीं था कि उइगर के अंदर ऐसा हो रहा है या उइगरों के साथ ऐसा हो रहा है।
जब जब इनसे सवाल पूछा गया तो पहले तो मानता ही नहीं था, अब जब मानना शुरू किया तो वो ये कहता है ये तो हम वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं इन लोगों को ताकि ये लोग लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकें। असलियत में वो वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं दे रहे, वो इस्लाम छुड़वाने की पूरी तैयारी में है। और इस्लाम को प्रॉफिट मोहम्मद ने जिस तरीके से डिसाइड किया था या प्रॉफिट मोहम्मद ने जिस तरीके से बताया था उससे हटाकर जो चाइना चाहता है वैसे इस्लाम को फॉलो करवाना चाहते हैं। और दुनिया के जितने भी इस्लामिक देश हैं जो या फिर दुनिया में जितने भी इस्लाम के रक्षक बने बैठे हैं वो सारे इस मामले में चुप हैं, क्योंकि चाइना का पैसा है, चाइना की ताकत है। तो धर्म यहाँ छोटा नज़र आ रहा है और सामने वाले की ताकत बड़ी नज़र आ रही है, और वो जज्बा गायब नज़र आ रहा है जो धर्म के नाम पर जिहाद या लड़ने का एक जज्बा था, वो यहाँ गायब नज़र आ रहा है। और दुनिया के अंदर जितने भी ये सेल्फ क्लेम्ड नेता हैं, चाहे उसमें ओवैसी जैसे हुए चाहे वो जवाहिरी जैसे हुए, ये लोग बिल्कुल शांत हैं, क्योंकि उन्हें पता है सामने वाले के खिलाफ अगर ज़रा सी आवाज़ उठाई, जिहाद का नाम भी ले दिया तो तुम्हें जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। झुक चुके हैं ये लोग, या तो झुक चुके हैं या फिर इनका ये दोगलापन सामने आ चुका है। मामला क्या है ये आप खुद जज करें, भारत के मुसलमान जज करें कि कहीं आप बरगलाए तो नहीं जा रहे थे अभी तक, और इन देशों के कहने के अनुसार अगर बरगलाए जा रहे थे तो मामला ख़राब है। भारत में आवाज़ उठाई जा सकती है क्योंकि लोकतंत्र है। भारत में शाहीन बाग 3-4 महीने तक चल सकता है क्योंकि लोकतंत्र है। भारत में आप अपने धर्म को, संस्कृति को, जिस संस्कृति को मानना चाहें वो मान सकते हैं क्योंकि वो आपकी स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता संविधान में लिख कर दी गई है। लेकिन इस धर्म के नाम पर सामने वाला आपके को बरगला जाए और दूसरे देशों के नाम पर आप अगर अपने देश की विदेश नीति को कमज़ोर करते हैं तो ये गलत बात है। सारा मामला विदेश नीति का है, और भारत के विदेश नीति को जब भी आप पढ़ते हैं तो आप समझेंगे कि भारत कभी भी इस मिडल ईस्ट मामले के अंदर खुलकर सामने नहीं आता, क्योंकि भारत इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानता है कि यहाँ भारत के अंदर बैठी हुई एक कम्युनिटी, बड़ा हिस्सा जो है उसका इन्फ्लुएंस भारत के अंदर कम और इनका इन्फ्लुएंस उन पर ज़्यादा है। और ये लोग वो हैं जो दोगले हैं, मिडल ईस्ट के लोग जो भारत की भोली भाली जनता को बरगलाए रखते हैं कुछ धार्मिक नेताओं को या धार्मिक गुरुओं को कुछ पैसे भेजकर, जिसकी वजह से हमारा जो जनता है वो कहीं ना कहीं बहकावे में आकर बम्बई के अंदर जिस तरीके से रोहिंग्या मामले में प्रोटेस्ट करते हैं या कहीं पर भी प्रोटेस्ट करते हैं, रोहिंग्याओं का जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर पाया जाना बहुत खतरनाक विषय है, कोई साजिश है, और उसको समर्थन किसी भी तरीके से नहीं दिया जाना चाहिए। और धर्म के नाम पर उसको समर्थन देना तो और भी बुरा है। अपना देश अपना है, बाकी ये लोग कभी आपस में एक दूसरे के सगे नहीं है तो हमारे क्या होंगे। तो दोस्तों, मेरा ये पूरा टॉपिक यहीं पर आकर ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमारी विदेश नीति की एक कमज़ोरी और बाहर के जो देश हैं इनका दोगलापन मैंने आपके सामने रखा। जो भी कमेंट हो आप कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। धन्यवाद।